समाजवादी व्यक्तित्व के धनी सभी साहित्यकार आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ जहां भारत में इतने अच्छे संविधान के बावजूद सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने देश के शोषितों वंचितों को अपने जाल में फंसा करके चक्की में आटे की तरह पीसने का कार्य किया, वहीं दूसरी तरफ इस देश के महान साहित्यकार जो अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, इन शोषितों की आवाज को बुलंद किया। आप सभी लोगों को हिंदी के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई। साथ ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारों के धनी हमारे सभी नेताओं ने, आदरणीय डॉक्टर लोहिया जी ने, आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने और बाबा साहब अंबेडकर जैसे संविधान के शिल्पकार सभी लोगों ने इतना सम्मान किया, लेकिन ऐसी दास्ता की चक्की से मुक्ति के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई के जबरदस्त और जोरदार पैरोकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यहां पर साहित्यकारों को बुला करके जो सम्मान देने का काम किया है, वह पूरे देश की समाजवादी राजनीति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित है बहुत ही अच्छे लेखक कलाकार प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी। वे हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दशकों से इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य सक्रियता से किया है और उनकी पहली रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया हिंदी साहित्य कथा के रूप में मील का पत्थर साबित किया है। ये एक अच्छे विधाओं, कहानी, कविता और नाटक की अच्छी विधाओं के साथ साथ एक अच्छे आलोचक भी हैं। आपके साथ प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी वो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के एक ऐसे लाल हैं जिन्होंने शोषितों वंचितों के लिए उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता को लिखने का कार्य किया है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको पुरस्कृत करेंगे। इसके पहले ये देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और साथ में आज हिंदी दिवस के इस गौरव दिन पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, जो अच्छे कवि लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे सांसद भी रहे हैं। इसी कार्यक्रम में माननीय जी उन्हें पुरस्कृत करेंगे जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, कलाकार हैं। इनमें सर्वश्री गुणवीर राणा जी हैं, श्री दीपक कबीर जी हैं, श्री प्रदीप अली जी हैं, श्री प्रदीप चौधरी जी हैं, डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी हैं, प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी हैं, श्रीमती वंदना मिश्रा जी हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों की तरफ से हिंदी के पावन अवसर पर पूरी तरह से बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी से। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी को
साल भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी को। अब माननीय जी सम्मानित करेंगे श्री गुणवीर राणा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी मूर्धन्य साहित्यकारों को साल भेंट करके पुरस्कृत कर रहे हैं। हाँ ठीक। प्रमोद चौधरी जी बोलो तो। श्री प्रमोद त्यागी जी पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिनकी बुक है शापित महायोद्धा कर्ण, इसके राइटर हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बुक का विमोचन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रमोद त्यागी जी किताब भेंट करेंगे।
मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी से कि हमें संक्षिप्त में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, साथ ही प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, मंच पर उपस्थित राजेंद्र चौधरी जी एवं अन्य सम्मानित अतिथियों, सभागार में उपस्थित एक व्यापक बड़ा समुदाय है समाजवादी परिवार का और शहर के लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मित्रों हिंदी दिवस है, तो सर्वप्रथम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। और आज समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय में हिंदी दिवस का मनाना, मैं समझता हूं कि एक जो समाजवादी आंदोलन की एक जो परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन ही नहीं है बल्कि उसको आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। दरअसल हिंदी का और समाजवादी आंदोलन का एक गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता रहा है और जब जब आजाद भारत में हिंदी की याद आती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हो आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आजाद भारत में हिंदी को लेकर के एक जिसे कहा जाए कि जितने भी आजाद भारत का नेतृत्व वर्ग था उनमें सबसे अग्रणी थे। हिंदी की बात वो इसलिए करते थे कि अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाने के लिए, यानी कि देश की आजादी मुकम्मल तब तक नहीं होगी जब तक कि भाषा का वर्चस्व और भाषा की गुलामी नहीं समाप्त होती। तो उनकी जो हिंदी की पक्षधरता थी, महज हिंदी की पक्षधरता नहीं थी, समस्त भारतीय भाषाओं की पक्षधरता थी। यानी कि अंग्रेजी को हटाना और हिंदी के साथ समस्त भारतीय भाषाओं का प्रचलन प्रशासन के कार्यों में, दूसरे कार्यों में, शिक्षा में, यानी कि समूचे भारतीय समाज में भारत की भाषाएं और हिंदी जन भाषा का स्वरूप ले, इसके लिए डॉक्टर लोहिया जी ने एक अभियान छेड़ा था और उसी अभियान का हिस्सा। और ये देखिए आजादी के आंदोलन के दौरान यानी गांधी जी ने जिस हिंदुस्तान की बात कही थी, यानी कि हिंदी उर्दू की मिली जुली, जब डॉक्टर लोहिया भी हिंदी की बात करते थे तो हिंदी उर्दू का वो मिला जुला स्वरूप था। गांधी जब हिंदी की बात करते थे वो हिंदी उर्दू का मिला जुला स्वरूप था, जिसे हिंदुस्तानी कहते थे। प्रेमचंद ने जिसे आगे बढ़ाया। तो आज अगर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हिंदी दिवस यानी आजादी के बाद इतने वर्षों के बाद भी अगर हिंदी दिवस मनाने का एक अभी भी एक सिलसिला है तो जाहिर है कि जो अंग्रेजी की दास्तां थी, अंग्रेजी का जो प्रभुत्व था और उस अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ है। डॉक्टर लोहिया कुछ बातों को साथ साथ कहते थे। वो कहते थे कि अगर अंग्रेजी और उच्च जाति और अंग्रेजी और धन संपत्ति, अगर इन तीन चीजों का मेल है तो आप समझ लीजिए कि वो जो है एक सत्ताशाली वर्ग है। और इनमें से अगर दो का भी मेल है तो भी वो सत्ता के वर्ग में शामिल है। इसलिए उनका ये बिल्कुल मानना था और एक आंदोलन के स्तर पर मानना था कि इन तीनों में से अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त होना चाहिए। इसीलिए वो हिंदी और भारतीय भाषाओं की बात करते थे। बात संक्षेप में करनी है तो इसलिए मैं सिर्फ डॉक्टर लोहिया ने जो एक बौद्धिकों के साथ, साहित्यकों के साथ, लेखकों के साथ जो एक रिश्ता बनाया था, यानी कि वो हैदराबाद से कल्पना प्रकाशित करने में उन्हीं का वरदहस्त था। जन और मैनकाइंड जैसी पत्रिका
जो कि एक संवाद का माध्यम था बौद्धिकों के बीच में, उनका प्रकाशन शुरू हुआ। और उसके बाद जो है, यानी कि जो हिंदी ही नहीं, जो दूसरी भाषाओं के बड़े साहित्यकार थे, कलाकार थे, चाहे हुसैन रहे हों, चाहे यू आर अनंत मूर्ति रहे हों, सबसे उनकी मित्रता और सबसे एक सहकार का भाव था। पूरे हिंदुस्तान में काफी हाउस आंदोलन उन्होंने ही चलाया था, मेल जोल के लिए, बैठकी के लिए, संवाद के लिए। तो यह जो परंपरा एक समाजवादी आंदोलन की है, समाजवादी विचार की है, मैं समझता हूं कि आज हिंदी दिवस के इस आयोजन से और यहाँ पर इतना बड़ा जो एक जमावड़ा है, उसके माध्यम से ये संदेश आगे जाएगा। माननीय अखिलेश जी ने एक वैकल्पिक राजनीति का नारा, यानी पीडीए का नारा दिया है। तो जो पीडीए का नारा है, पीडीए की नारे की अगर वैचारिकी और दर्शन को आप तलाशेंगे तो डॉक्टर लोहिया की वैचारिकी और दर्शन के साथ जुड़ता है। और मैं समझता हूं कि एक वैकल्पिक राजनीति है, वो वैकल्पिक दर्शन भी है, वैकल्पिक विचार भी है। उस वैकल्पिक दर्शन और विचार में लोहिया तो है ही शामिल, बाबा साहब अम्बेडकर भी उसमें शामिल हैं। तो लोहिया और अम्बेडकर का यह जो मेल है, वैचारिक जो मेल है, मैं समझता हूं आज वैकल्पिक राजनीति का रास्ता प्रशस्त करेगा। तो आज जो देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें जो वैकल्पिक राजनीति का ही रास्ता हुआ सामने आया है, ये वैकल्पिक दर्शन और वैकल्पिक वैचारिकी को भी अग्रसारित करेगा। यहाँ हमारे मंच पर हमारे मित्र डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी बैठे हुए हैं। मैं ये कहना जरूरी समझता हूं कि प्रोफेसर बिस्मिल्लाह, अभी नाम आया झीनी झीनी बिनी चदरिया का, उनका दूसरा उपन्यास है मुखड़ा क्या देखे, और दूसरे अन्य उपन्यास हैं। आज जब पसमानदा मुस्लिम की बात की जाती है, तो वो पसमानदा समाज स्वयं में हो, कोई तय करके नहीं। ये हिंदी के बड़े लेखक हैं, लेकिन उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने इन दोनों तीनों उपन्यासों में सांप्रदायिकता की समस्या को केंद्रित किया है। तो आज एक गौरव का क्षण यह भी है कि इस समारोह में प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक जो मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति है, और जिसको विच्छिन्न करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, उस दिशा में भी ये समाजवादी पार्टी का और समाजवादी आंदोलन का मैं समझता हूं कि बढ़ा हुआ कदम है। मैं अखिलेश जी का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं दो पंक्तियों के साथ। अखिलेश जी के लिए समर्पित हो वो पंक्तियां। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। सारा देश उम्मीदों के साथ अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, इसलिए मैंने ये पंक्तियां दोहराई। धन्यवाद मित्रों। परम सम्मानीय प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब आए और संक्षिप्त में ही गागर में सागर भरने का प्रयास होगा। मुझसे आयु में छोटे हैं अखिलेश जी, तो प्रिय भाई कहना चाहिए था मुझे, लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी कहना ही शोभा देता है। और आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे मित्र वीरेंद्र यादव जी, मंच पर आसीन बुद्धिजीवी वर्ग और सामने बैठे मेरे दोस्तों, लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, मैं पानी पी पी कर बोलता हूं। उसका कारण है पान खाने की वजह से। संक्षेप में ही बोलना है। प्रोफेसर लोग संक्षेप में बोल नहीं पाते। उनका कम से कम 45-50 मिनट लेक्चर देना पड़ता है क्लास में, फिर भी घड़ी उतार कर रख ले रहा हूं।
पालन कर पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं अखिलेश जी का और उनकी पूरी टीम का कि इस अवसर पर मुझे याद किया, मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं बहुत ही आभारी हूं। इससे पूर्व भी मुझे पुरस्कार, अवार्ड, सम्मान लखनऊ में मिल चुके हैं। कल मैं गिन रहा था तो आज आधा दर्जनवा है। 5 से पहले मिल चुके हैं। अभी याद दिलाया कि राही मासूम रजा के नाम पर जो है वो भी मुझे मिला 12। लेकिन वो जाहिर है कि मेरे साहित्य से संबंधित था। आज का पुरस्कार मेरे लिए विशेष इसलिए है कि यह केवल साहित्य का सम्मान नहीं है, केवल एक साहित्यकार का सम्मान नहीं है, बल्कि एक जो मुझे पत्र मिला था अखिलेश जी का, उसमें जो भाषा है उसकी देखा मैंने कि साझी विरासत और समरसता का जो समाज है, यह सम्मान उस समरसता के लिए है, उस साझी संस्कृति के लिए है। इसलिए यह विशिष्ट है। थोड़ी बात तो करूंगा। एक ऐसी बात से शुरू करता हूं जी। यादव जी ने एक प्रयोग किया यहाँ पर, इसका प्रयोग बहुत हुआ है। हाँ, एक और बात बोल दूं। पहली, आजकल भाई पता नहीं किस बात से, किस शब्द से, पता नहीं किस व्यक्ति की भावना का पता नहीं कौन सा अंश जो है वो चोट पहुंच जाती है उसको, और बाद में फिर क्षमा भी मांगते रहो तो कुछ नहीं होता, कभी कभी तो जेल भी जाना पड़ जाता है। तो अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, कोई ऐसा शब्द हो, तो पहले से ही मैं माफी मांग ले रहा हूं उसके लिए। वीरेंद्र यादव ने ये जो साझी संस्कृति है, इसके लिए एक शब्द युग का प्रयोग किया, गंगा जमुनी संस्कृति। इसको लेकर मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। यहीं पर खतरा है, कोई बुरा मान सकता है। ये पता नहीं क्यों ये जमता नहीं मुझे, ये जचता नहीं। अब इधर और थोड़ा लगने लगा है गड़बड़, और उसका कारण है गंगा भी हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है। दोनों नदियां महान हैं, दोनों नदियां महान हैं। लेकिन ये कैसा समन्वय है, कैसा मिलन है कि प्रयागराज में जाकर जब यमुना और गंगा का संगम होता है तो आगे यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल गंगा गंगा ही रहती है। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि यमुना कुछ दूर तक ही आगे बढ़े, फिर वो गंगा में इस प्रकार समाहित हो कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, केवल गंगा ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना दोनों इस देश की दो महान संस्कृतियां हैं, दोनों समन्वित हैं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा, भी मैं पिछले दिनों शिमला गया था कि वहां हिमाचल प्रदेश में 2 नदियों का संगम होता है। वहां भी एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा, और जहां से समन्वय होता है उसके आगे उस नदी का नाम पड़ता है चंद्रभागा।
यानी वहां न चंद्र समाप्त है न यहां भागा समाप्त है, यहां यमुना। तो इसलिए ये साझी संस्कृति अधिक सार्थक लगता है मुझे। दोस्तों, जल्दी है तो निकलना है, निकल जाएंगे, जिसको निकलना है निकल जाए, माननीय जो हमको भी निकलना है, इत्तेफाक से मुझे भी जल्दी निकलना है। देखिए, एक दो बात तो बहुत जरूरी है, वो कहनी ही है। मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, और वो पीड़ा क्या है? मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का साहित्यकार, क्या अर्थ है इसका? मैं एमए करने के बाद जब जब नौकरी कहीं जाता था इंटरव्यू देने, तो पहला प्रश्न मुझसे पूछा जाता था कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया? अब ऐसे क्या जवाब दूं? जब कई बार ये प्रश्न कई स्थानों पर पूछा गया तो एक जगह झल्ला गया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो होना नहीं है, क्या दब उब कर जवाब देना है। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में एमए क्यों किया, तो मैंने जवाब दिया कि इसलिए किया क्योंकि संस्कृत में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब रहस्य इसके पीछे हम जानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है। और ये जो फैलाया गया था झगड़ा, ये जाहिर है कि हम कहते हैं अंग्रेजों ने फैलाया, ठीक है ये बात, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पूर्णतः सत्य नहीं है कि फैलाया जरूर उन्होंने, हमने माना क्यों इसको? हमने मान भी तो लिया है कि हम अपने बच्चों को हिंदू है तो हिंदी पढ़ाएगा, मुसलमान तो कहेगा उर्दू पढ़ाएगा अपने बच्चे को। वाई? क्यों? तो हिंदी और उर्दू, किसी भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भाषा उसकी है जो उसका व्यवहार करता है। अगर मैं जापान चला जाकर मैं जापानी बोलूंगा तो क्या वहां क्या होगा? फिर जर्मनी जाकर मैं जर्मन बोलूंगा तो उसका वहां फिर क्या होगा? और क्यों नहीं अंग्रेजी को ईसाइयों की भाषा बनाया गया? फिर खाली हिंदी उर्दू? क्योंकि हिंदी उर्दू से रोटियां सेकती है ना। यह एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। सांप्रदायिकता केवल बाहर ऐसे दंगों में नहीं है, ये भाषिक सांप्रदायिकता भी है। और ये आपकी पार्टी जो काम कर रही है, आप लोग जो काम कर रहे हैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध, जो लड़ाई छेड़ी है आपने, उसमें इसको भी शामिल कीजिए, भाषिक सांप्रदायिकता। यह खत्म होनी चाहिए, यह खत्म होनी चाहिए। और काहे की लड़ाई यार? हिंदी उर्दू की हिंदी उर्दू के नाम पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा क्यों? आखिर ये उर्दू है क्या भाई? है? उर्दू, अरे यार बोलचाल में लोग कहते हैं, ये अखबारों में भी लिखा हुआ मिलता है ना, उर्दू के शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं। अरे यार उर्दू का कौन सा शब्द है? एक भी शब्द नहीं है। उर्दू का अपना एक भी शब्द नहीं है। खुद उर्दू शब्द उर्दू का नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, टर्किश शब्द है उर्दू। इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है फौज, फौजी छावनी। अब ये नाम पड़ गया उर्दू भाषा। उर्दू में जो शब्द हैं वो या तो अरबी के हैं या फारसी के हैं या थोड़े बहुत तुर्की के शब्द हैं। भाई
तुलसीदास ने रामचरितमानस में न जाने कितने ऐसे शब्दों को प्रयोग किए हैं जो अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं। अति विस्तार चारु गच ढारी, ये गच क्या है? गच तुर्की है, तुलसीदास की पंक्ति है। अब मान लीजिए कि उर्दू के शब्दों को निकाल दिया जाए, कहते हैं साहब निकाला जाए, कौन कौन सा शब्द निकालेंगे आप? कुर्सी को निकाल देंगे? कुर्सी तो अरबी भाषा का शब्द है, क्या करेंगे? निकाल कर देखिए कुर्सी को, निकाल कर देखे कोई कुर्सी को। चपरासी फारसी है, ये इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? और तो छोड़ दीजिए, ये नजर क्या है? नजर से कितने मुहावरे बने हैं। नजर पर चढ़ना, नजर से उतरना, नजर से गिरना, नजर नीच करके चलना, नजर उठा कर देखना, नजर से नजर मिलाना, और यहां तक कि नजर से नजर लगना। अब नजर के लिए तो संस्कृत में समानार्थी शब्द है दृष्टि। अब किसी मां से पूछिए कि वो अपने बच्चे के लिए कहेगी कि मेरी बच्चे को दृष्टि लग गई है, नजर लग गई है। और अंत में अब मैं एक बार पूछा मैंने विद्यार्थियों से, लोगों से, कि एक वाक्य मैं बोलता हूं, ये किस भाषा का है? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ये किस भाषा का वाक्य है? ये हिंदी का वाक्य है या उर्दू का वाक्य है? जो एक सभा में पूछा मैंने, तो हिंदी के समर्थकों ने कहा हिंदी का वाक्य है, उर्दू के समर्थकों ने कहा उर्दू का वाक्य है। मैंने कहा आप दोनों गलत हैं। मैंने कहा ये दोनों भाषाओं का वाक्य बनाने के लिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर ये इसको हिंदी का वाक्य बनाएंगे तो कहेंगे आकाश में पक्षी उड्डयन रत है, तब ये हिंदी का वाक्य बनेगा। अब अगर कहेंगे फलक में परिंदा परवाज कर रहा है, तब ये उर्दू का वाक्य बनेगा। अरे यार, इनसे क्या लेना देना है? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, उड़ने दो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन कर रहा हूं परम सम्माननीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी से। ठीक है, इसको दबाना पड़ेगा, चालू हो जाएगा। आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, वीरेंद्र यादव जी, राजेंद्र चौधरी साहब और हमारे सभी पीछे जो सम्मानित आमंत्रित विद्वत जन बैठे हैं, कलाकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, मैं उन सबका और आप सबका जो हमारे पार्टी की जान है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब बैठे हैं, इन सबको मैं आज हिंदी दिवस की सबसे पहले तो बधाई देता हूं। दूसरी बात, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसके पूरे जीवन मैंने संघर्ष किया, वो बात आज अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने उसका समर्थन किया। मैं हमेशा ये कहता रहा कि उर्दू और हिंदी दो भाषाएं नहीं हैं। इनकी विडंबना क्या है कि जब किसी की समझ में उर्दू नहीं आता है, ये तो कह देता है ये हिंदी है, और जिसकी हिंदी समझ में नहीं आती तो कहते हैं ये उर्दू है। भाषा बिल्कुल एक ही है, बल्कि बोलचाल की जो भाषा है हिंदुस्तानी, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, उसके लिए तो बहुत बहुत कहा। गांधी जी ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी बोल जाए, अगर हिंदी और उर्दू को मिला के हिंदुस्तानी बना दी जाए तो दुनिया की, आज हिंदी तीसरे नंबर की भाषा है दुनिया की, पहले नंबर अंग्रेजी, फिर चीन, फिर हिंदी, और अगर उर्दू और हिंदी को एक भाषा मान के हिंदुस्तानी बना दिया जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा का नाम हिंदुस्तानी। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रकारांतर से खूब काम किया है। मैं आपको सिर्फ एक घटना सुना के ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ी शीघ्रता है। एक घटना सुनाना चाहता हूं। 82-83 में उर्दू को
यूपी की द्वितीय भाषा बनाया गया। तो उस वक्त बड़ा आंदोलन हुआ और कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो हिंदी के पुरस्कार से वापस कर दिए, हिंदी संस्थान ने कहा कि ये तो उर्दू को तो नहीं बनना चाहिए। मैं उस वक्त नारायण इंटर कॉलेज शिकाबाद में प्रिंसिपल था, तो मैं अपने कॉलेज जब जा रहा था तो कुछ लड़के नारा दे रहे थे और हमारे कॉलेज के भी लड़के थे। तो मैंने पूछा, मैंने क्या हो रहा है कि साहब वो उर्दू को दूसरी भाषा बना दिया गया, उसका हम विरोध कर रहे हैं। मैं किसके कहने से कर रहे हो? और विरोध क्या कर रहे थे कि जो उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पर, जो उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पे। तो हमने कि जो हमारे कॉलेज के लड़के हैं वो अंदर आ जाएं, उनसे हमें बात करनी है। वो तो सभी आ गए, तो हमने कि पहले इसकी हिंदी कर लो। ये जो तुम नारा दे रहे हो उर्दू के खिलाफ, इसमें 7 शब्द जितने हैं उसमें से 5 उर्दू के हैं और बाकी एक है कॉमन है। तो ये अजीब स्थिति है। इसकी हिंदी ये हुई कि यदि उर्दू युवकों पर प्रस्थापित की गई तो मार्ग पर रक्त प्रवाहित होगा, ये हुआ। तो मैंने कहा ये गलत है, ये इसमें राजनीति है। जैसा कि अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा, ये राजनीति का सवाल है। वो जो अंग्रेजों ने राजनीति चलाई थी वो अभी चल रही है। तो हिंदी और उर्दू एक शब्द है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने जो पीडीए का काम किया है, जिसके पीडीए के माध्यम से समाज में ऊंच नीच है, गैर बराबरी है, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस सब को दूर करने के लिए जो संकल्प इन्होंने लिया है, वो अगर मुंशी प्रेमचंद का पूरा साहित्य पढ़ जाइए तो आपको उसमें मिलेगा कि जैसे उन्होंने वही लड़ाई लड़ रहे थे जो आज लड़ रहे हैं, ये राजनीति में लड़ रहे हैं, वो साहित्य में लड़ रहे थे। उनकी मजबूरी ये थी कि वो अंग्रेज भी और जमींदार से भी और जो शीर्षस्थ लोग थे, कई तरह के अन्यायी थे। आज जो है वो सब एक हो गए, इकट्ठे हो गए। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत है और उससे साहित्यकारों का लड़ना धर्म है। इसलिए आज हिंदी दिवस के दिन जो आदरणीय अखिलेश जी ने 2 बड़े साहित्यकारों को सम्मानित किया है, मैं उसके लिए साहित्यकारों को भी बधाई देता हूं, अखिलेश जी को भी धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने इतना अच्छा फंक्शन हुआ है और आप सब पधारे हैं, आप सबका धन्यवाद और हिंदी दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं महाकवि मुकेश दर्पण जी का कि आप आए, अपना काव्य पाठ कहें। और इसी बीच में श्री गुणवीर सिंह राणा जी, इनकी पुस्तक का नाम है आंसुओं की सभा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे गुणवीर राणा जी। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करता हूं। आज हिंदी दिवस है, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साहित्यकार जितने भी यहाँ मौजूद हैं सभी को प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं। आज हमारे माननीय अध्यक्ष श्री प्रमोद जी की, त्यागी जी की किताब का भी आज विमोचन है और उनकी लिखा कविता भी, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है, वो भी मुझे पढ़नी है। मगर मैं उसमें कुछ अपनी 2-3 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं कह रहा हूं कि खुशियां हर एक दर पर झूमेंगी देखना तुम, खुशियां हर एक दर पर झूमेंगी देखना तुम। आंखों में अब किसी की कोई नमी न होगी, आंखों में अब किसी की कोई नमी न होगी। आएंगे सेहरा बांध के अखिलेश मेरे भाई, आएंगे
सेहरा बांध के अखिलेश मेरे भाई, फिर देश को हमारे कोई कमी न होगी। पंक्तियां करता हूं, कहता हूं कि हर एक शख्स को हैरत में डालना है मुझे। ये समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा अदना सा साहित्यकार आपके चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हर एक शख्स को हैरत में डालना है मुझे, जमीन खोद के सूरज निकालना है मुझे। हर एक शख्स को हैरत में डालना है मुझे, जमीन खोद के सूरज निकालना है मुझे। और जो दूर कर दिए भाई को भाई से तुमने, जो दूर कर दिए भाई को भाई से तुमने, गले मिला के मोहब्बत में ढालना है मुझे। जो दूर कर दिए भाई को भाई से तुमने, गले मिला के मोहब्बत में ढालना है मुझे। और दिलों को चीर कर और राज करने वाले सुन, तवज्जो चाहूंगा कि दिलों को चीर कर और राज करने वाले सुन, तेरी ही आंख से पानी निकालना है मुझे, तेरी ही आंख से पानी निकालना है मुझे। वो कविता का बस 2-4 मन में उनके कविता से उनकी पढ़ रहा हूं। हाँ जी, हाँ, बस मैं चल रहा हूं। ये कविता हमारे प्रमोद जी की है कि उन्होंने लिखी है, मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं। जी। गूंज रहा है चारों दिशा में, गूंज रहा है चारों दिशा में नारा एक विशेष, गूंज रहा है चारों दिशा में नारा एक विशेष। सारा देश पुकार रहा है आ जाओ अखिलेश, ये सारा देश पुकार रहा है आ जाओ अखिलेश। भूख प्यास से मरा है जीवन, भूख प्यास से मरा है जीवन, सांस बची अब शेष। ये सारा देश पुकार रहा है आ जाओ अखिलेश, सारा देश पुकार रहा है आ जाओ अखिलेश। और 4 पंक्तियां के कर न पाया काम जो कोई, कर न पाया काम जो कोई तुमने करके दिखाया। इस यूपी को स्वर्ग से सुंदर तुमने ही तो बनाया, इस यूपी को स्वर्ग से सुंदर तुमने ही तो बनाया। आज शिकारी जाल बिछाकर, आज शिकारी जाल बिछाकर बैठा बदल के भेद। सारा देश पुकार रहा है आ जाओ अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता श्री गुणवीर राणा जी। बहुत कम समय, ओनली 2 शेर बस। सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई और संस्थापक सदस्य हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय उदय प्रताप जी मंच पर हैं। ऐसे गरिमापूर्ण मंच को मैं बार बार नमन करता हूं और हमारी समाजवादी पार्टी के जुझारू सिपाही जो सामने बैठे हैं, मैं उनको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय नेताजी के संस्कार हैं, उन्होंने साहित्यकारों के लिए जितना किया इस हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। कोई संस्कार है कि जो बुजुर्गों का इतना सम्मान कर रहे हैं, वरना दूसरी पार्टी भी है, वो तो बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में डालकर बैठ जाती है और कह देती तुम किसी मतलब के नहीं रहे। आप माननीय नेताजी के संस्कार हैं जो सम्मान कर रहे हैं। मैं 2 शेर सुनाता हूं साहब कि मुल्क की थामकर बागडोर खाएंगे, थामकर बागडोर खाएंगे, मुल्क की पोर पोर खाएंगे। थामकर बागडोर खाएंगे,
मुल्क की पोर पोर खाएंगे और शाम तो खा चुके अवध की है, शाम तो खा चुके अवध की है, अब बनारस की भोर खाएंगे। शाम तो खा चुके अवध की है, अब बनारस की भोर खाएंगे और 2-4 साल और रुक जाओ, सबकी फसलों को ढोर खाएंगे। 2-4 साल और रुक जाओ, सबकी फसलों को। श्री प्रमोद त्यागी जी। मंच पर उपस्थित हमारे आपके देश के करोड़ों गरीबों मजलूमों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे हिंदी के देश के मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर अब्दुल्ला जी, यादव जी, राज चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पत्रकार बंधुओं, प्रथम मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जो शिक्षा ली उसके आधार पर साहित्य में मैंने कुछ प्रयत्न किए हैं। जो हमारा इतिहास है, महाभारत से मैंने पुस्तक ली है। महाभारत का जो विशिष्ट चरित्र है कर्ण, जिसने सब कुछ क्षमता होते हुए भी मित्रता के बंधन को निभा करके अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने भाइयों के खिलाफ लड़ा। मैं 2 शब्द इसी किताब में से पढ़ के ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आगे भी है। वे विश्व का संस्कारवान प्राणी, अनेक अपमानों को सहन करता हुआ अपना स्थान निर्माण करने वाला, अपनी मित्रता पर अपने समस्त परिवार को बलि चढ़ाने वाला वे चिरऋणी, विश्व के किसी भी दानवीर को अपने सामने न टिकने देने वाला, धनुर्वेद का अदन्य निष्णात योद्धा, परम मातृभक्त, आदर्श पति, वात्सल्य का धनी पिता, राम सागरज, सबसे अधिक कर्तव्य परायणता का वे भीष्म इस पृथ्वी को सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। उसकी कर्तव्य परायणता, त्याग, दानवीरता, संस्कार और वीरता को आर्यवत कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा। हमें अपने इतिहास से ऐसे चरित्र जो आज सबसे ज्यादा आवश्यक हैं, जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है और जिसके लिए इस हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखने के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं और करोड़ों देश के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर इस लड़ाई में उनके पीछे खड़े हैं। आने वाला देश अखिलेश जी को पुकार रहा है और मैं बता रहा हूं, मेरे शब्द याद रखना, अब भारत में समाजवादियों का राज होगा, जनतंत्र को, संविधान को मानने वालों का राज होगा। डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, आदरणीय मुलायम सिंह जी के न्यायियों का राज होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के गुरुजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिन साहित्यकारों को, हिंदी से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी, यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार साथी और समाजवादी साथियों, मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा
मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही, और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर, या कहें ऐसा, जो दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और इसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर्ण है। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आंसुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़े, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदी भाषा के आसपास कुछ सीख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि कर्ण और दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता, जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, तो राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे।
देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं सब जानते हैं, और बहुत सारे साथियों ने, दिनकर जी ने जो लिखा है कर्ण के बारे में रश्मि रति में, शायद उससे अच्छा कर्ण के बारे में नहीं लिखा गया होगा। और वो पक्ष जब वो शूद्र वाली बातें शुरू हुई, वो शायद इतना स्पष्ट तरीके से और जिस भाव के साथ लिखा गया, शायद कोई बड़ा उसके अलावा लेख नहीं आया है। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच में, मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। देखिए, ये बात और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली, और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले लेगी उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए, और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते 4। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जरा एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? मंगेश का परिवार आपसे कल मिला था, तो क्या उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था, और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई
जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है उन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। बीजेपी ये बात आरोप लगा रही है कि आप पीडीए की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं लेकिन एक जाति की सिर्फ बात कर रहे हैं, पिछड़ों के या मुसलमानों के जो इनकाउंटर हुए उसको कोई सवाल। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। हाँ? देखिए, ये हमारे पत्रकार साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता हैं। आज संभव नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर आदरणीय अब्दुल्ला जी का और वीरेन जी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के हिंदी को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे भाई, आ जाओ सब लोग आगे।